प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हिंदी विषय में प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का आज हम दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। पहले गद्यांश में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से लेखक ने प्रेमचंद जी की सादगी को दिखाया है और समाज में दिखावा करने वाले लोगों के ऊपर व्यंग किया है। ये जो हम वर्कशीट में पढ़ने जा रहे हैं, इस गद्यांश में लेखक कहता है कि वो प्रेमचंद के उस फटे हुए जूते को देखकर दुखी हो रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि इतने महान उपन्यास सम्राट ऐसे फटे जूते में फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक इतिहास होता है। लोग उस फोटो से ही पहचानते हैं व्यक्ति को। और प्रेमचंद जैसे महान कथाकार, महान उपन्यासकार, उनके तो पता नहीं कहाँ कहाँ फोटो छपते थे। तो उन्होंने फोटो खिंचाते समय ये ध्यान क्यों नहीं दिया कि उनके पैर का जूता जो है एक फटा हुआ है और उसमें से अंगुली बाहर दिख रही है। इस गद्यांश में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार व्यंग किया है उन्होंने। यहाँ पर हम प्रेमचंद के कुछ लिखे हुए साहित्य के विषय में के नाम भी पढ़ेंगे, उनके विषय में भी जानेंगे कि उनमें कौन कौन से पात्र रहे होंगे। और मैं ज़रूर तुम लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो ज़रूर इन उपन्यासों को, इन कहानियों को पढ़ना। जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ होती थी उनकी, जीवन से, आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय होता था उनके उपन्यास का। तो सबसे पहले वही बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी हम किसी गद्यांश को पढ़ें तो उचित यति, गति, लय के साथ पढ़ें, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पढ़ें। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूं तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक न जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। अब तक जो भी वो कह रहा है, बड़े हौसले से कह रहा है कि देखिए, मैं तो कभी भी इस तरह से फोटो ना खिंचाऊं, चाहे मैं इतना लेखक हूं और मेरी कोई जीवनी छापना चाहे बिना मेरी फोटो के छाप दे, लेकिन मैं इस तरह से कोई फोटो नहीं खिंचाऊंगा जिसमें मेरी वेशभूषा अच्छी ना हो। वो बड़ा हौसला करके ये बात कह रहा है। वो ये कहता है कि मेरा जो जूता है वो नीचे से तला जो है उसका फटा हुआ है, ऊपर से उंगली तो नहीं दिखती ना। लोग तो यही देखते हैं कि जूता सलामत है, सुंदर लग रहा है, पर मैं जानता हूं कि मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है, लेकिन उंगली तो नहीं दिखती ना। अब चाहे रगड़ खा खाकर मेरा जो तला है वो छिल जाता है। जब तला जहां से फटा होगा जूते का, वहां पांव जमीन से रगड़ खाएगा ना, तो वो चाहे छिल जाए, चाहे लहूलुहान हो जाए, लेकिन दिखावा इतना है कि मैं और जूते खरीदने के लिए पैसे ना हो, लेकिन मैं इसी जूते को तब तक चलाऊंगा जब तक कि ऊपर से फटा हुआ नहीं दिखता। आखिर लोगों को तो ये साफ सुथरा ही दिख रहा है ना। इतनी बड़ी बड़ी बातें कितने हौसले से कह रहे हैं, लेकिन जब फोटो की ओर देखते हैं और प्रेमचंद की वो अधूरी मुस्कान देखते हैं फोटो में, तो उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये मुस्कान व्यंग भरी मुस्कान है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। अब बच्चों, ये जितने भी पात्र हमने पढ़े, ये उपन्यास और कहानियों के पात्र हैं। गोदान जो उनका उपन्यास है, उसमें होरी एक पात्र है। पूस की रात में
हल्कू जो एक खेत की रक्षा कर रहा है और ठंड से ठिठुर रहा है, कपड़े भी तन पर वस्त्र पूरे नहीं हैं, एक जगह जब अलाव सा जलाता है तो उसकी गर्माश में उसे नींद आ जाती है और जिस खेत की उसे रखवाली करनी थी, नील गाय सारा खेत चर जाती है। ये विडंबना है एक गरीब आदमी की जिंदगी की। ये विडंबना है एक गरीब आदमी जो कि जिसका बेटा सुजान भगत, उसका बेटा मर जाता है क्योंकि डॉक्टर का क्लब का टाइम है, उसका टाइम नहीं है इस समय मरीजों को देखने का, वो नहीं आता और गरीब आदमी का एकमात्र बेटा मर जाता है। इसी प्रकार से माधव भी कफन एक कहानी है और उस कहानी का पात्र है। मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर इन कहानियों को पढ़ें, इस उपन्यास को पढ़ें। लेकिन यहां पर उन्होंने जिक्र क्यों किया है? यहां पर लेखक ने इन सब का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि उसने जो जो ये प्रश्न उठाए हैं, ये समाज की में फैली हुई जो अमीरी गरीबी की विषमता है उसकी ओर व्यंग है। तो उन्हें लगता है ये व्यंग भरी मुस्कान है हमारी ओर। तो इस वर्कशीट में हमने पढ़ा कि वो कैसे बताते हैं लेखक कि मैं अपना पूरा तलवा घिसाए चल रहा हूं, लेकिन मेरी जो पैर की उंगली है वो दिखती नहीं। लेकिन पैर का नीचे तलवे का नुकसान तो होता है ना, छिल जाता है। और वो कहता है तुम्हें देखो, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते कि किस तरह से लोगों से पर्दादारी रखनी चाहिए अपनी गरीबी की। मेरा भी तो जूता फटा है, लेकिन मैं तो कभी भी अपने जूते को लोगों को नहीं दिखाता कि मेरा जूता फटा हुआ है, क्योंकि वो तो नीचे से फटा है। कोई बात नहीं, मेरे पैर का नुकसान हो रहा है, ऊपर से तो ठीक है ना। और हम पर्दे का महत्व जानते हैं, हम कुर्बान कर रहे हैं अपने पैर को पर्दे पर। और तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, तुम दिखावे का महत्व नहीं जानते। ये मेरा दिखावा है कि मेरा तलवा छिल रहा है लेकिन मेरी उंगली बची हुई है। और आप क्योंकि दिखावा नहीं करते, इसलिए भले ही आपकी उंगली दिख रही हो लेकिन नीचे से आपका तलवा सुरक्षित है। मानो आप वो व्यंग से हमें देखते हुए कह रहे हो कि अरे भाई, मेरी तो उंगली दिख रही है लेकिन तलवा सुरक्षित है, लेकिन तुम्हारा तो तलवा ही छिल गया है, तो तुम आगे चलोगे कैसे? इस प्रकार का व्यंग कस रहे हैं। तो नीचे इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, ये विशेषण है सब। इनका प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? पहचान गए होंगे आप कि प्रेमचंद के लिए ये विशेषण प्रयोग किए गए हैं। लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फर्क है? अभी अभी हमने इसका जिक्र किया। आपने ये भी बताना है कि आपकी नजर में किसका जूता अच्छा है। तीसरा प्रश्न है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी की बात कर रहा है और किसके दिखावे की बात कर रहा है? यानी कि दिखावा कौन कर रहा है और सादगी कौन दिखा रहा है? चौथा प्रश्न है कि लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? पांचवा प्रश्न है प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे होगे। वो कौन कौन से कारण बताए हैं वो लिखने हैं आपने। क्या फोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? आपको लिखना है क्या आप मुस्कुराते हैं, और यदि मुस्कुराते हैं तो क्यों मुस्कुराते हैं ये भी बताइए। तो जल्दी से इस वर्कशीट को कीजिए और इसके उत्तर लिखकर मुझे ग्रुप पर भेज दीजिए। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसी ग्रुप पर सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।